Good morning students and welcome back in our video of English literature class 11th, and today we are going to do chapter number 4, The Adventure of the Three Garridebs, we can say. Okay, so written by author Conan Doyle. So first of all we are doing about the author, that who is author and what he is saying here in this chapter. The author Conan Doyle was born in 1859 and he was a doctor by profession and observed medical practices. By profession, he was a doctor and he observed medical practices, but he wrote good stories also and was well known for his detective creations. He did so many work on detective, जासूसी के ऊपर उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी. उन्होंने अच्छी अच्छी लघु कहानियाँ तो लिखी, परंतु उसके साथ साथ जासूसी जो कहानियाँ हैं, जो रचनाएं हैं, उनके लिए भी वो भली भांति जो है वो जाने जाते थे बहुत अच्छी तरह से. ठीक है, ही इज़ अ टू क्रिएशंस हु कैरिड हु अर्न ए वर्ल्ड वाइड फेम are the detective Sherlock Holmes. You ever heard the name of Sherlock Holmes? Sherlock Holmes जो है वो एक करेक्टर है और वो जो डिटेक्टिव के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो रहा है. ठीक है, तो ये उन्हीं के द्वारा ही लिखी गई थी, डिटेक्टिव शार्लॉक होम्स एंड द क्रॉनिकल डॉक्टर वाटसन. उन्होंने एक जो है वो शार्लॉक होम्स तथा और एक कथा लेखक है डॉक्टर वाटसन, इनकी जो दो बुक्स हैं वो इन्होंने लिखी थी और बहुत ज़्यादा फेमस रही थी. ही वॉज आल्सो फेमस फॉर हिज collection of short stories, The Adventure of Sherlock Holmes. ठीक है, ये कलेक्शन थी उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ की, द एडवेंचर ऑफ शार्लॉक होम्स, वो बहुत ज़्यादा फेमस रही. द रिटर्न ऑफ शार्लॉक होम्स, उसके बाद में एक दूसरी बुक आई, आर इज़ रिमार्केबल कलेक्शन, और ये उसकी क्या थी, बहुत शानदार जो है वो कलेक्शन थी. दीज स्टोरीज कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस, एक्साइटमेंट, ह्यूमर. ये सारी चीज़ें जो है ये यानी कि ये जो कलेक्शंस थे, ये कहानियों का जो संग्रह था, इसमें कहीं रहस्य था, कहीं रोमांच था, कहीं पर हास्य भी जो है वो आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता. ये इतनी शानदार कहानियां इसके द्वारा लिखी गई थी. बिसाइड दे डेवलप ए कीन एनालिटिकल इंटेलिजेंस विद ए डीप ह्यूमन अपील. और इसके साथ साथ में इन्होंने जो है एक बहुत ही गहरी मानवीय अपील भी जो है वो उन्होंने की, और जो इसके चातुर्य को यानी कि उसके क्लेवरनेस को जो है वो शो करती है. द ग्रेट ऑथर डेड इन 1930 एट द एज ऑफ 71 ईयर. ओके, सो 71 साल की उम्र होने पर 1930 में उनकी डेथ हो गई थी. तो जैसा कि वो एक ऑथर रहे हैं, राइटर रहे हैं, तो उस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये भी हमारी कहानी जो है वो एक डिटेक्टिव के ऊपर बेस्ड ही होनी चाहिए. चलो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है. ठीक है, तो 3 गैरिडेबो का साहस, द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरिडेब्स. It may have been a comedy or it may have been a tragedy. It cost one man his reason, it cost me a bloodletting, and it cost yet another man the penalties of the law. Yet there was certainly an element of comedy. Well, you shall judge for yourself. So in the beginning, the author is saying that I am writing this story and this story may be a comedy. ये ऑथर जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं एक जो है वो कहानी लिख रहा हूँ आपके सामने. ये एक कॉमेडी भी हो सकती है, एक ट्रेजेडी भी हो सकती है. ट्रेजेडी मतलब दुखांतिका, ये एक ट्रेजेडी भी हो सकती है. इट कोस्ट वन मैन हिज रीज़न, कि इसमें एक आदमी जो है वो कारण हो सकता है इसका, अर्थात इसके किसी को भी विवेचन करने की कीमत जो है वो चुकानी पड़ सकती है. कोई भी जो है वो इसको अगर इसकी विवेचना करता है उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है. इट कोस्ट मी ए ब्लड लेटिंग, कि इसकी जो कॉस्ट है वो एक ब्लड लेटिंग भी हो सकती है, यानी कि रक्त का बदलना. ठीक है, वो भी हो सकता है. एंड इट कोस्ट, या इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है. येट अनदर मैन, किसी दूसरे व्यक्ति को भी द पेनल्टीज ऑफ द लॉ, यानी कि कानून की पेनल्टी के द्वारा लग करके उसको भी कीमत चुकानी पड़ सकती है. येट देयर वाज सर्टेनली एन एलिमेंट ऑफ कॉमेडी. उसके बावजूद भी हो सकता है कि ये क्या है कि एक निश्चित रूप से एक कॉमेडी हो, एक सुखांतिका यानी कि एक सुख से रिलेटेड हो. ठीक है, वेल यू शैल जज फॉर योर सेल्फ, आप खुद इसके बारे में जज करेंगे कि ये क्या चीज़ है. यानी कि यहाँ पर सबसे पहले जो लेखक है वो क्या कह रहा है अपनी इस कहानी के बारे में. लेखक कहता है कि ये एक
जो है वो कॉमेडी भी हो सकती है, सुखांत भी हो सकता है, एक दुखांत नाटक भी हो सकता है। इसके लिए किसी को अपने विवेक की कीमत चुकानी पड़ सकती है, यानी कि उसको सोचना पड़ सकता है, और मेरे लिए ये एक रक्त विहीन कर देने वाली जैसा है, यानी कि फॉर मी इट्स अ ब्लड लेटिंग। मेरे लिए जो है ये एक रक्त विहीन, ब्लड लेटिंग यानी कि रक्त विहीन, जिसके अंदर खून नहीं हो, ऐसी एक कॉमेडी जैसा है, तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये एक कानूनी जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है इस कहानी के लिए। फिर भी निश्चित रूप से ये एक सुखांतिका के तत्व जो है, इसमें कॉमेडी के जो तत्व हैं वो इसमें विद्यमान हैं, और आप खुद इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो आई रिमेंबर द डेट वेरी वेल, मुझे वो तारीख, वो दिनांक मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, बिकॉज इट वॉज इन द सेम मंथ दैट होम्स रिफ्यूज्ड ए नाइटहुड। ये वही डेट है क्योंकि उस दिन, इट वॉज द सेम मंथ, ये वही महीना था जब होम्स ने क्या किया था, उसको एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसको उसने रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था, फॉर सर्विसेज, उसकी सेवाओं के लिए, विच में परहैप्स सम डे बी डिस्क्राइब्ड, जिसके बारे में हम किसी और दिन जो है वो वर्णन करेंगे कि उसने क्या क्या किया था। आई ओनली रेफर टू द मैटर इन पासिंग, मैं केवल उस संदर्भ में बात करूंगा, उस विषय के संदर्भ में बात करूंगा, इन पासिंग, जिससे वो गुजरा है, क्योंकि इन माई पोजिशन ऑफ पार्टनर एंड कॉन्फिडेंट आई एम ऑब्लाइज टू बी पर्टिकुलरली केयरफुल टू अवॉइड एनी इनडिस्क्रेशन। कहता है आई ओनली रेफर टू द मैटर इन पासिंग, कि मैं केवल इसी संदर्भ में बात करूंगा, मैं उस बात का जिक्र केवल सरसरी तौर पर करता हूँ, ठीक है, कि बाय मैटर इन पासिंग सरसरी तौर पर करता हूँ, क्योंकि मेरी समझदारी की हैसियत में मेरा यह कर्तव्य है कि इन माय पोजीशन ऑफ पार्टनर, मेरी समझदारी के रूप में, मेरी जो स्थिति है एक पार्टनर के रूप में, मैं ये कह सकता हूँ कि एंड कॉन्फिडेंट, और मेरे अंदर जो साहस है उस आधार पर आई एम ऑब्लाइज टू बी पर्टिकुलरली केयरफुल, कि मुझे बहुत ज़्यादा क्या रहना चाहिए कि विवेकहीनता की स्थिति में को मैं टाल दूं, यानी कि मैं थोड़ा सा केयरफुल, सावधान रहूं, टू अवॉइड एनी इनडिस्क्रिमिनेशन। इनडिस्क्रिमिनेशन होता है विवेकहीनता की स्थिति। आई रिपीट, मैं दोहराता हूं वापस से, हाउएवर दैट दिस इनेबल्स मी टू फिक्स द डेट, और इस चीज़ ने मुझे सक्षम कर दिया, योग्य कर दिया कि मैं वो तारीख निश्चित कर दूं, इसलिए मुझे वो तारीख अच्छी तरह से याद है, विच वॉज द लेटर एंड ऑफ जून 1902। विच वॉज द लेटर, ये वो एक लेटर था एंड ऑफ जून 1902, कि जून के अंत में लिखा गया था 1902 के अंदर, शॉर्टली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीकन वार, जो कि जब एक निष्कर्ष निकला था साउथ अफ्रीकन वार का, उसके तुरंत बाद की बात है। होम्स हैड स्पेंट सेवरल डेज इन बेड, होम्स जो है उसने बहुत सारे, शार्लॉक होम्स की बात हो रही है, जो एक डिटेक्टिव था, कि उसने बहुत सारे दिन जो है वो अपने बिस्तर में बिताए थे, वो आराम कर रहा था, एज वाज हिज हैबिट फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि ये उसकी आदत थी कि समय समय पर वो अपना आपको जो है वो थोड़ा रिलैक्स देता था। बट ही इमर्स्ड दैट मॉर्निंग विद ए लॉन्ग फोल्सकैप डॉक्यूमेंट इन हिज हैंड, बट ही इमर्स्ड दैट मॉर्निंग, कि वो सुबह जब वो उठा तो उसके हाथ में एक बहुत ही लंबा फॉल्स कैप डॉक्यूमेंट था, एंड ए ट्विंकल ऑफ एम्यूजमेंट इन हिज ऑस्टर ग्रे आइज, और उसकी वो ऑस्टर ग्रे आइज जो थी, यानी कि उसकी जो निगाहें थी, आंखें थी ग्रे कलर की, उसके अंदर उसे एक बहुत ही ज़्यादा चमक जो है वो नज़र आ रही थी। मैं थोड़ा एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ हिंदी के अंदर पूरी तरह से कि क्या था। तो यहाँ पर ये कहता है कि मुझे वो दिनांक वो अच्छी तरह याद है, वो भली भांति याद है, क्योंकि ये वो महीना था जब जेम्स ने क्या किया था, मना कर दिया था कि वो उसकी सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार की जो उपाधि है वो नहीं लेगा। मैं इस बात का जिक्र केवल सरसरी तौर पर करता हूँ, क्योंकि मेरी समझदारी की हैसियत में मेरा ये कर्तव्य है कि मैं किसी विवेकहीनता की जो स्थिति है उसको मैं टाल दूँ। बहरहाल मैं एक बार फिर आपको मैं दोहराता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि इसमें ही वो बात कही गई है कि आई रिपीट इट अगेन, कि इसमें मुझे वो तारीख निश्चित करने में मदद मिलती है जो जून 1902 की बात है, कि आखिरी दिनों के अंदर, ठीक है, वो बात थी, और जो दक्षिणी अफ्रीका युद्ध की जो समाप्ति है वो हुई थी, और उसके तुरंत बाद ही कोई जो डेट है वो फिक्स थी, करनी थी, कोई तारीख थी। ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसके बाद की ही कोई डेट थी, कि जैसे कि जो जेम्स की आदत है, होम्स की जो है वो आदत थी कि वो कई दिन तक बिस्तर में गुजारते थे,
किंतु उस सुबह वह अपनी निष्ठुर आंखों में, यानी कि उसकी ऑस्टर आइज, ऑस्टर का मतलब होता है निष्ठुर, कठोर, कि उसकी जो कठोर आंखों में खुशी की चमक नज़र आ रही थी, क्योंकि उसके हाथ में एक लंबे आकार के कागज़ जो है वो उसके हाथ में था और उसे लेकर के वो प्रकट हुआ। क्लियर है? अब फिर उसके बाद में वो कहता है देयर इज़ ए चांस फॉर यू टू मेक सम मनी। यहाँ पर उसने कहा कि फ्रेंड वाटसन सेड ही, उसने कहा अपने मित्र वाटसन को, उसने कहा कि देयर इज ए चांस फॉर यू टू मेक सम मनी फ्रेंड वाटसन, मित्र वाटसन, तुम्हारे पास में एक मौका है कि तुम पैसा कमा सकते हो, ऐसा है। उसने कहा हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ गार्डिबो, कि क्या तुमने कभी एक नाम सुना है, किसका? गैरीडेबो का, कि हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ गैरीडेब, क्या तुमने कभी गैरीडेब का नाम सुना है? तो उसने कहा कि भी नहीं। आई एडमिटेड दैट आई हैड नॉट, मैंने स्वीकार किया कि नहीं, मैंने तो कभी नाम सुना ही नहीं कि कौन है ये। वेल इफ़ यू कैन ले योर हैंड अपॉन ए गैरीडेब देयर इज़ मनी इन इट, तो उसने कहा कि अगर आप किसी भी गैरीडेब के अंदर के ऊपर हाथ डालोगे, उसके ऊपर को पकड़ोगे या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करोगे, देयर इज़ मनी इन इट, तो उसमें आपको पैसा मिलेगा। उसने बोला वाह, क्यों? वाटसन ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों है? दैट्स ए लॉन्ग स्टोरी। उसने कहा एक लंबी कहानी है, रादर ए विम्सिकल वन, और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि एक विम्सिकल कहानी है। विम्सिकल मतलब मनमोजी टाइप की, ठीक है। तो उसने कहा कि ये एक मनमोजी प्रकार की कहानी है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, पर इतना भी नहीं। आई डोंट थिंक इन ऑल आर एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़, कि मैं नहीं सोचता कि इन ऑल आर एक्सप्लोरेशन, कि हम जो कुछ भी खोज करते हैं ऑफ ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़, यानी कि मानवीय जटिलताओं की, वी हैव एवर कम अपॉन एनीथिंग मोर सिंगुलर, तो हम जब भी उसके निष्कर्ष में निकल करके आते हैं तो कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में अकेली होती है। द फेलो विल बी हेयर प्रेजेंटली फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, कि वो व्यक्ति जो है विल बी हेयर, उसे यहाँ पर होना चाहिए वर्तमान में फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, की उससे पूछताछ की जा सके। सो आई वॉन्ट ओपन द मैटर अप टिल ही कम्स, इसलिए ये मामला मैं तुम्हारे सामने तब तक नहीं खोलूँगा जब तक कि वो खुद यहाँ पर नहीं आता। आप गैरीडेब को यहाँ नहीं बुला लेते, बट मीनवाइल, परंतु इसी दौरान दैट्स द नेम वी वांट, ये वो नाम है जिससे मैं यहाँ पर चाहता हूँ तुम उसे बुलाओ, हम उससे बात करना चाहते हैं। मतलब क्या है इसका, एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि यहाँ पर जब उसके पास में वो लेटर आता है तो वो कहता है कि मित्र वाटसन, तुम्हारे लिए धन कमाने का एक अवसर आ गया है, क्या तुमने कभी गैरीडेब का नाम सुना है? तो वाटसन ने अस्वीकार करते हुए कहा, उसने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ नहीं, मैंने नहीं सुना नाम। क्या यदि तुम गैरीडेब नाम के व्यक्ति पर उंगली रखोगे या रख सको तो तुमको पैसे मिलेंगे। तो उसने पूछा क्यों, ये ऐसा क्यों है? उसने कहा एक लंबी कहानी है और शायद मनोरंजक भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मानव जटिलताओं के हमारे समस्त जितने भी हम अन्वेषण करते हैं, उनके निरीक्षण करते हैं, में हमको इससे अनूठी कोई चीज़ मिली हो जो हम गैरीडेब के बारे में जान सके। यह प्राणी जिरह बहस करने के लिए अभी आता ही होगा, यानी कि वो यहाँ पर उसे कोई पूछताछ जो है वो हम करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। अतः उसके आने तक मैं ये रहस्य बनाए रखना चाहता हूँ, मैं उजागर नहीं करूँगा इसको तुम्हारे सामने, किंतु इस मध्य हमको ये नाम चाहिए, अर्थात ये व्यक्ति हमें यहाँ पर चाहिए, ये व्यक्ति यहाँ पर होना ही चाहिए। द टेलीफोन डिक्शनरी ले ऑन द टेबल बिसाइड मी, वो टेलीफोन डिक्शनरी जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी मेरे बगल के अंदर, एंड आई टर्न ओवर द पेजेस, और मैं उन पन्नों को पलट रहा था इन ए रादर होपलेस क्वेस्ट, यानी कि आशाहीन एक जिज्ञासा के साथ में, बट टू माई अमेजमेंट, परंतु ये मेरे आश्चर्य की ही बात थी, देयर वाज दिस स्ट्रेंज नेम, परंतु वहाँ पर, यानी कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसका नाम जो है उस डिक्शनरी के अंदर होगा, डायरेक्टरी के अंदर होगा, परंतु वो डायरेक्टरी के अंदर उसका नाम था, टेलीफोन डायरेक्टरी में उसका नाम था, इन इट्स ड्यू प्लेस, उसके स्थान के ऊपर। आई गेव ए क्राई ऑफ ट्राउम्फ, मैंने एकदम से खुशी के साथ में चीख जो है वो दी, यानी कि जोर से मैं चिल्लाया खुशी के साथ में कि अरे वाह, मिल गया। Here you are Holmes, here it is. Here you are Holmes, कि Holmes ये रहा, here it is, ये रहा उसका नाम। Holmes took the book from my hand, यानी कि वाटसन ढूंढ रहा था, और जैसे मैंने होम्स से कहा कि here you are Holmes, होम्स तुम्हारा आदमी यहाँ पर है, here it is, ये रहा इसका नाम, तो होम्स ने क्या है वो किताब उठाई, मेरे हाथ से वो बुक जो है वो ले ली। गैरीडेब एन, जिसमें ही रेड, उसने लिखा, उसमें लिखा हुआ था, उसने पढ़ा कि ही रेड, वहाँ पर उसने पढ़ा कि गैरीडेब एन वहाँ पर लिखा हुआ था, जिसका जो है वो एड्रेस भी लिखा था 136 लिटिल रेडिया स्ट्रीट।
W sorry to disappoint you। उसने कहा कि W मतलब वाटसन, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैंने तुम्हें निराश किया। यू माई डियर वाटसन, मेरे प्रिय वाटसन, बट दिस इज द मैन हिमसेल्फ, ये तो वो आदमी स्वयं है। दैट इज द एड्रेस अपॉन हिज लेटर, और यही जो लेटर है उसके ऊपर एड्रेस है। वी वॉन्ट अनदर टू मैच हिम, हमें दूसरा चाहिए मैच करने के लिए। यानी कि जो लेटर आया था उसके पास में, उसके ऊपर भी ये एन गैरीडेब लिखा था। तो उसने कहा भी अरे ये तो वही नाम है जो लेटर के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आदमी हमें नहीं चाहिए, हमें तो दूसरा आदमी चाहिए, क्योंकि लेटर के ऊपर जो एड्रेस था वो भी इसी आदमी का ही था। ठीक है, क्योंकि इसी व्यक्ति ने क्या किया था, लेटर जो है वो भेजा था, तो इसलिए उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें निराश कर रहा हूं, परंतु ये वो व्यक्ति नहीं है। मिसिज हडसन हैड कम इन, तभी मिसिज हडसन जो है वो अंदर आई, इन विच ए कार्ड अपॉन ए ट्रे, जो कि एक ट्रे के ऊपर उसने कार्ड ले रखा था। आई टुक इट अप, मैंने उसे उठा लिया, एंड ग्लांस्ड एट इट, मैंने उसके ऊपर एक नज़र डाली। वाई हियर इट इज़, आई क्राइड इन अमेजमेंट, एकदम से मैंने कहा क्यों, अरे हियर इट इज़, ये रहा। आई क्राइड इन अमेजमेंट, मैं आश्चर्य के साथ में चिल्लाया। दिस इज अ डिफरेंट इनिशियल, ये तो इसमें दूसरे अलग ही हस्ताक्षर हैं। इनिशियल मतलब सिग्नेचर, कि इसमें तो एक डिफरेंट सिग्नेचर है, अलग ही सिग्नेचर है। जॉन गैरीडेब, इसमें तो जॉन गैरीडेब का नाम लिखा हुआ है, काउंसलर एट लॉ, मॉरविले, कंसास, यूएसए, और इसका एड्रेस भी अलग है, मतलब ये भी व्यक्ति अलग है। अर्थात आपके पास में जो लेटर पहले आया वो अलग था, वो एन गैरीडेब का था, यहाँ पर ये जे गैरीडेब यानी कि जॉन गैरीडेब है, और इसका एड्रेस भी अलग है। तो ये दूसरा लेटर कैसे आया भाई? होम्स स्माइल्ड एज ही लुक्ड एट द कार्ड, तो होम्स जो है वो मुस्कुराया जैसे ही उसने कार्ड की तरफ देखा। यानी कि पहले एक कार्ड आया था जिसमें वो दूसरा नाम ढूंढ रहे थे, अब दूसरा कार्ड आया, अब उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसने देखा, आई एम अफ्रेड यू मस्ट मेक यू येट अनदर एफर्ट। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है इस बात का कि यू मस्ट मेक येट अनदर एफर्ट वाटसन। फिर उसने होम्स ने कहा कि वाटसन तुम्हें एक और प्रयास करना होगा। सेड ही, उसने कहा दिस जेंटलमैन इज आल्सो इन द प्लॉट ऑलरेडी, ये आदमी भी वहाँ पर पहले से ही है, अब हमारे सामने इस हमारे प्लॉट के अंदर, हमारी भूमिका जो हम बन रही है, जो कहानी की, उसके अंदर ये भी नाम आ गया। अब तुम्हें जे और एन गैरीडेब को नहीं ढूंढना, तुम्हें किसी तीसरे गैरीडेब को ढूंढना है, तो आप ढूंढिए। दिस जेंटलमैन इज आल्सो इन प्लॉट ऑलरेडी, दो आई सर्टेनली डिड नॉट एक्सपेक्ट, हालांकि मैं बिल्कुल भी आशा नहीं करता कि मैंने, टू सी हिम दिस मॉर्निंग, कि इस सुबह मुझे इसका ये कोई पत्र मिलेगा या मैं इसे मिलूंगा। हाउएवर ही इज इन ए पोजिशन टू टेल अस ए गुड डील विच आई वॉन्ट टू नो, हालांकि ही इज इन ए गुड पोजिशन, वो एक बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, टू टेल अस, कि वो हमें बता सके एक गुड डील, एक बहुत ही अच्छी डील के बारे में, विच आई वॉन्ट टू नो, जो मैं जानना चाहता हूँ। ए मोमेंट लेटर ही वॉज इन द रूम, एक क्षण के बाद में, एक मोमेंट के बाद में वो अब कमरे के अंदर था, मिस्टर जॉन गैरीडेब, क्योंकि वो मिलने के लिए आया था। वहाँ पे कार्ड जो था उसके ऊपर रखा हुआ था और उसमें इस जॉन का नाम था, और वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि भी ये मेरे से मिलने के लिए आएगा, पर वो वहाँ पर मिलने के लिए आया। काउंसलर एट लॉ वॉज ए शॉर्ट पावरफुल मैन, ये काउंसलर एट लॉ जो था, यानी कि इसकी जो है वो काउंसलर था, ये एक कानून विभाग के अंदर। तो वॉज ए शॉर्ट, वो एक छोटा सा पावरफुल मैन था, विद द राउंड फ्रेश क्लीन शेवन फेस, उसका गोल सा ताज़ा एक चेहरा था, क्लीन शेवन, बिना दाढ़ी के उसका जो चेहरा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सो मैनी अमेरिकन मैन ऑफ अफेयर्स, और उसके अंदर ऐसे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी विशेषताएं थी, ऑफ सो मैनी अमेरिकन मैन, जो बहुत सारे अमेरिकन व्यक्तियों की होती है, ऑफ अफेयर्स, जो इस विषय से संबंध रखते हैं। द जेंटलमैन इफेक्ट वॉज चबी एंड रादर चाइल्ड लाइक, जो जेंटलमैन जो दो जनरल इफेक्ट, सॉरी जेंटलमैन जर्नल, जो सामान्य प्रभाव जो पड़ा था वो बहुत ही चबी और रादर चाइल्ड लाइक, एक बच्चे के समान पड़ रहा था। सो दैट वन रिसीव द इम्प्रेशन ऑफ ए क्वाइट यंग मैन विद ए ब्रॉड सेट स्माइल, तो इसीलिए एक व्यक्ति जो है वो हमेशा ही कुछ ऐसे ही इंप्रेशन, ऐसे ही प्रभाव जो है वो प्राप्त करता है, जैसे कि एक युवा, क्वाइट यंग मैन की एक युवा व्यक्ति होगा, विद ए ब्रॉड सेट स्माइल, उसकी गहरी चौड़ी मुस्कान होगी, अपॉन हिज फेस, उसके चेहरे के ऊपर, हिज आइज, उसकी आंखें, हाउएवर अरेस्टिंग, उसकी आंखें जो है वो थोड़ा गिरफ्तारी करने वाले अंदाज में थी, यानी कि वो आकर्षित सी कर रही थी। सेल्डम इन एनी ह्यूमन हेड, कि अक्सर किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर, हैव आई सीन ए पेयर, मैंने कभी एक ऐसा जोड़ा देखा है, विच बेस्पोक
विच बी स्पॉक ए मोर इंटेंस इनवर्ड लाइफ, जो कि एक उसकी बहुत ही गहरी आंतरिक जो है वो जीवन के बारे में बताता हो। सो ब्राइट वर दे, बहुत चमकीली उसकी आंखें थी। सो अलर्ट, इतनी एकदम से अलर्ट सी जो आंखें थी। सो रेस्पॉन्सिव, इतनी प्रतिक्रियात्मक थी टू एवरी चेंज ऑफ थॉट, कि वो हर विचारों के बदलाव को दर्शाती थी। हिज एसेंट वॉज अमेरिकन, उसका लहजा जो बोलने का था वो अमेरिकन था, बट वॉज नॉट अकम्पेन्ड बाय एनी एसेंट्रिसिटी ऑफ स्पीच, परंतु वो किसी भी प्रकार की जो एसेंट्रिसिटी थी उसकी स्पीच की, उसका उच्चारण तो अमेरिकी था, पर किंतु उसमें किसी भी प्रकार का असामान्यता जो है वो एसेंट्रिसिटी यानी कि असामान्यता जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी। मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसको कि इसमें क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। तो उसके बाद में एक कार्ड आया उसके पास में जिसके ऊपर जे गैरिडेब लिखा था। होम्स वो कार्ड देख करके मुस्कुराया और उसने कहा कि वॉटसन, मुझे खेद है कि तुम्हें अभी भी एक और प्रयास करना होगा। यह भद्र पुरुष भी पहले की तरह ही, यानी कि ये जो पुरुष है यानी कि ये व्यक्ति है, मैं इस उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये मुझसे मिलने के लिए आएगा। पहले ही इस अभियान में शामिल है, हालांकि मुझे इसी सुबह उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल वे काफ़ी हद तक मुझे वह बता सकता है जो मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं इससे बात करना चाहूँगा। कुछ ही देर में वो कमरे के अंदर अब आ गया, वहाँ पर उपस्थित था मिस्टर जॉन गैरिडेब, काउंसलर एटला, एक नाटे कद का जो है वो व्यक्ति था जिसका चेहरा गोल व चिकना था। लक्षण बहुत से उससे कार्यशील अमेरिकियों के जैसे थे। सामान्य दिखावट, गोल मटोल, या यूँ कहें कि एक बच्चे जैसे वो दिखने वाला था, जिसमें देखने वाले को ऐसा लगता है कि वह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए एक काफ़ी युवा व्यक्ति था। खैर, उसकी आंखें आकर्षक थी। किसी मानव चेहरे पर मैंने शायद ही कभी ऐसी आंखों का जोड़ा जो है वो देखा था जो एक गहरे आंतरिक जीवन का आभास करवाता हो। वे चमकीली थी, चौकन्नी थी, तब प्रत्येक परिवर्तित विचारों के ऊपर वो जवाबदेह थी, वो कोई न कोई जवाब देने को तैयार थी। उसका उच्चारण तो अमेरिकी था, किंतु उसमें किसी भी प्रकार का असामान्यता जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। तो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी का पार्ट, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।